मैं जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की थी। सब पैसा ELSS की स्कीम में लगा दिया क्योंकि उसमें हाईएस्ट कमीशन मिलता है। पहले तो इक्विटी मार्केट में जल्दी से आता नहीं है और जब आता है तो आप उसको गलत चीज़ दे देते हो। अभी तो मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए तो सिल्वर में अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। What is your view on the MSME segment? FIs का पैसा आएगा, आज जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा अगले 5-10 साल में तो मेरा पूरा हो जाना चाहिए। Hello and welcome to another episode of my podcast series और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं मिस्टर संदीप परवाल। ही इज़ फाउंडर SPA ग्रुप। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू। संदीप जी है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अब एक एंटरप्रेन्योर है और पिछले 30 साल से वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। जो SPA ग्रुप है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आता है, वेल्थ मैनेजमेंट भी आता है, वो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। इस सब पे हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, पिछले 30 साल से आप इस बाज़ार में हैं, इस फाइनेंशियल मार्केट में हैं। जब आपने शुरुआत की थी तब किस सिनेरियो एनवायरनमेंट था और आज के एनवायरनमेंट में कितनी फ़र्क है और क्या लूप होल्स थे जो अब लूप होल्स नहीं है और क्या नए चैलेंजेस आप इस समय फेस कर रहे हैं? 30 साल पहले जब मार्केट में मैंने शुरुआत की थी तब मार्केट एक तरह से काफ़ी कंजर्वेटिव था। प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा थी जहाँ पे कि स्पेसिफिक कमीशन ओरिएंटेड सेल्स या कुछ सेलेक्ट एडवाइजरी थी और उसमें भी स्केलिंग अप नहीं थी, उसमें रीच नहीं थी इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए। एक मेजर डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी की वजह से आया जो बाद में आया, जिसका एक सब्सटेंशियल अनकाउंटेबल इम्पैक्ट है। बट उसके अलावा जो भी काम था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था कि मेरे को ये सॉल्यूशन या ये प्रोडक्ट बेचना है। सॉल्यूशन देने की तरफ या टोटल रिक्वायरमेंट को असेस करने की तरफ ज़्यादा फोकस एडवाइजर्स का नहीं था। नॉलेज रिलेटेड टू एडवाइजरी या फॉर्मलाइजेशन ऑफ एडवाइजरी भी बहुत मिनिमल लेवल पे थी। ट्रांजेक्शनल बेस्ड सब काम होता था। उस जर्नी को देखा है मैंने और वो जर्नी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत अच्छे से इवॉल्व की है और इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी, इंटरमीडिएटरीज ने भी, मैन्युफैक्चरर्स ने भी, सर्विस प्रोवाइडर्स ने, सबने एक अच्छे से इस जर्नी में पार्टिसिपेट करके ग्रोथ प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। और जिस कगार पे हम इस समय खड़े हैं सर, ये माना जा रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन, हम सबको पता है, SIPs की बात करते हैं 30,000 करोड़ एवरी मंथ वी आर गेटिंग इन SIP। म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड। स्टॉक मार्केट कोविड के टाइम पे अगर लोगों ने सीखा है तो डिजिटली स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री भी कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स को। डेरिवेटिव्स में बहुत पैसा खोया भी है लेकिन फिर भी मार्केट्स में उनका रहना बहुत अच्छा लगता है। इस सिनेरियो को आप कैसा देखते हैं जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रही है और ऑन द अदर हैंड बढ़ते हुए मार्केट में प्रमोटर की एग्जिट भी हो रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ये सिनेरियो आपको कैसा लगता है फॉर इक्विटी मार्केट्स, फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एज सच? आपने बहुत होलसम पिक्चर पूछी और मैं उसको स्पेस वाइज स्पेस ही बताता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा म्यूचुअल फंड्स और SIP और रिटेल पार्टिसिपेशन। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज और जिस तरह से मैं इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में विटनेस किया है, ऑब्जर्व किया है, पार्टिसिपेट किया है, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, अच्छी टैक्स एफिशिएंसीज और उसको भी इंटरमीडिएटरीज ने अच्छे से कंट्रीब्यूट करके वैल्यू ऐड किया। स्टैगर्ड तरीके से मैं एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पा रहा हूँ, एवरेज आउट कर पा रहा हूँ, तो उससे भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी। अदरवाइज़ आप अर्ली 90s में देखेंगे तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते थे। कुछ शेयर्स हैं वो बहुत चल गए और कुछ दिनों बाद कंपनी का भी पता नहीं था। तो इस इंडस्ट्री का ये एडवांटेज रहा है कि कुछ भी ऐसा वैनिश नहीं हुआ है, सब कुछ एग्जिस्ट किया है। ये अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ है। रेगुलेटर ने, म्यूचुअल फंड्स ने, सबने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ के लिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्केलेबिलिटी अच्छी हुई है। कि क्या सब कुछ 100% ठीक है? ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई गैप होता है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि उस चीज़ को और थोड़ा सा एलैबोरेट करें, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है वो इन्वेस्टर्स के इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। मैं जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की थी, आज 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि 800 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर इस इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ है तो उसमें
इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर्स को शॉर्ट चेंज नहीं करके कमीशन बेस्ड सेलिंग को करने के बजाय सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग के ऊपर अगर फोकस करें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है और उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग होगी उस पे आपके क्या विचार है? कैन यू एलॉबरेट अ बिट? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड में भी कई किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी भी मिस सेलिंग बहुत होती है सर। अभी भी बहुत मिस सेलिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कई कस्टमर्स आते हैं जो मिस सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए मेरे को कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर उस तरह के नेगेटिव के साथ नहीं चलना चाहता हूँ, बट क्या इंडस्ट्री में नेगेटिविटी है? हाँ है। ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी है जहाँ पे कि सिंपल कमीशन बेस्ड इन्वेस्टर्स को बहुत एग्रेसिवली मिस सेल किया जाए। मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं जिनको कोई प्लॉट बेचा, कोई रियल एस्टेट बेचा और उसको सब पैसा ELSS की स्कीम में लगा दिया क्योंकि उसमें हाईएस्ट कमीशन मिलता है। ओके। अब अगर कोई बैंक के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव ने अगर ये काम किया और उसका 1 करोड़ रुपये अगर ELSS में लगा दिया हो तो वो तो कम्प्लीटली अनरीजनेबल है, और वो अपने कमीशन और इंसेंटिव के लिए अगर ऐसा काम कर देता तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस उससे नहीं बढ़ सकता। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ कंपोनेंट्स जो वीक है और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को, क्लीनर कंपोनेंट्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो बहुत ठीक होता है। AMC सब काम कर रहा है, सबका राइट इंटेंट है, बट क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। AMC फिड्यूशियरी कैपेसिटी में बिजनेस को रन करती है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस कमानी है, बट इसके अलावा रेगुलेटर उसको अथॉरिटी देता है कि वो रजिस्ट्रार्स के लिए, ट्रस्टीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक साथ पैसा इकट्ठा करे इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, और उस टोटल एक्सपेंस रेशियो में वो अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस ले ले और बाकी सब लोगों को अपना रेलेवेंट पैसे बांट दे, जिसको ट्रस्टी मॉनिटर करता है। स्पॉन्सर जब AMC सेटअप करता है या जब म्यूचुअल फंड सेटअप करता है तो वो एक AMC बनाता है और एक ट्रस्टी बनाता है, 2 कंपनीज बनाते हैं। ट्रस्टीज़ को जब एक ही स्पॉन्सर मैनेज कर रहा होता है और उसको मालूम है कि AMC की इतनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस होगी, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होना है, रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो सब बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, बिकॉज मेरी कितनी कमाई है AMC को ये पता होना चाहिए स्कीम को चलाने के लिए। किसी भी एक भी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अपनी फीस के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन सेबी ने लेटली कुछ गाइडलाइंस तो वो गाइडलाइंस अलग हैं, वो भी मैं एलाबोरेट करूँगा अभी, बट सबसे आप बताइए कि किस तरह से मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं सब लोगों के पूरे ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉस्ट कितनी होगी या अपनी इनकम कितनी होगी इसको डिफाइन नहीं करूँ। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सेबी ने इसको दिया हुआ है, इसके लिए सर्कुलर्स भी हैं, क्लैरिफिकेशंस भी हैं, बट किसी भी स्टेज पे एक भी AMC के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अगर उसकी फीस स्पेसिफाइड नहीं है तो वो सर्टनली कंसर्निंग है। फिर AMC की स्कीम हो जाती है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उसने जितना पे टोटल एक्सपेंस रेशियो लगाया, जितने पे सब बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स को मैनेज कर लिया, और जो बैलेंस पड़ गया वो मेरी फीस हो गई। वो बहुत वेक चीज़ है। लिमिटेशंस हैं टोटल एक्सपेंस के ऊपर भी, रेगुलेटर कंट्रोल करता है कि टोटल एक्सपेंस कितना आना चाहिए, बट उससे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्जॉल्व नहीं होती है कि मैं कितने फीस अपने लिए चार्ज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं उसमें 20-30 पैसे की फीस चार्ज करते हैं, कैपिंग उसकी 1% की है। सब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अप टू 1%, कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है 20 पैसे है या 50 पैसे है। तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स तो है ही नहीं, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछ रहे हैं कि नए वाला इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की, रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको भी एड्रेस करना चाहते हैं, बट इसको एड्रेस किस तरह से कर रहा है। इन्होंने एक बेस एक्सपेंस रेशियो के साथ में ट्रांजैक्शन जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसको, उसकी जो ब्रोकरेज कॉस्ट होनी चाहिए उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके, उससे रिलेटेड जो टैक्सेस और स्टैट्यूटरी लेवीज़ है उनको ऐड करके, या ट्रांजैक्शनल रिलेटेड लेवीज़ हैं, प्लस उसमें उन्होंने कमीशन ऐड कर दिया। अब कमीशन कौन सा है? ये ब्रोकरेज का कमीशन है जो मैंने सिक्योरिटी खरीदी है, या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है? ये वेग नहीं रख सकता हूँ, मेरे को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा।
बिकॉज एएमसीज भी अल्टीमेटली हैं तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही, वो किस चीज़ को कहाँ पे जोड़ लेंगे नहीं मालूम पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पे अब इंडियन कम्युनिटी का पूरा ट्रस्ट बढ़ा है और वो बढ़ता जाएगा। और उस वक्त मेरे अगर इस कॉन्फिडेंस को अपना ट्रांसपेरेंट कम करके डिस्क्लोजर करके और ज़्यादा एनहांस कर सकता हूँ, सब स्टेक होल्डर्स के लिए जीत है इसमें। जो भी अच्छे से काम करता है वो कभी भी नहीं इसमें तकलीफ पाएगा, मतलब उसकी सबकी ग्रोथ होनी है, सबकी सक्सेस अचीव होनी है। बट ये इनफ इज नेवर सफिशिएंट, आई ऑलवेज वांट मोर, cannot be the way to work. The industry is giving more than enough to everyone. It has been a successful industry, including investors के लिए भी सेफ्टी प्रोवाइड की, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी सेफ्टी है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है सबके लिए भी ग्रोथ है, और बाकी इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कंट्री की बैकबोन बना हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इस चीज़ को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता हूँ किसी भी स्टेज पे, जो कि आगे यहाँ से और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे को इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स के साथ बढ़ाना ही चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मॉर्निंग में ही सर, जहाँ पे लिखा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों पिकअप नहीं हो रही है, बिकॉज द कॉर्पोरेट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेंशन को छोड़ के। डू यू बाय दैट? आई हैव टू, द डाटा स्पीक्स दैट। जितना भी एक्सपेंडिचर है फॉर ए कंट्री ऑफ आवर साइज, आवर पॉपुलेशन, आवर डेमोग्राफी, वी नीड टू engage people in something meaningful, because not a idle mind could be a devil's mind. So considering those kind of thoughts and approaches, it is very critical that the capital formation and engagement of people is there. There is an employment generation. Now to achieve that piece, a very critical support will come from private sector. If a private sector does capital formation, they'll generate employment, they'll engage people, and there'll be value add and growth also. Somehow the confidence is not coming to that extent because there is negligible private capital formation. The number of IPOs, and especially the SME IPOs, could give you a different picture. Yes. The narrative and the poster is different, but the actual data is different. अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके और सेफ्टी के साथ में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रमोटर्स के भी ऑफर फॉर सेल्स और डाइल्यूशन ज़्यादा है। नए कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए फंड रेजिंग नहीं है उतनी। नॉर्मल कोर्स के अंदर जितनी ये रिक्वायरमेंट होती थी, जो 30-40% होता था, या जो साइज ऑफ इश्यूज होते थे, इस वक्त ऑलरेडी 25 के अंदर हमने ऑल टाइम हाई टच किया है, 24 में भी ऑल टाइम हाई किया था। 2 years तक कॉन्टिन्यूसली 1 लाख करोड़ से ऊपर का फंड मोबिलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें इतना ऑफर फॉर सेल 1 लाख करोड़ का है और ऑफर फॉर फ्रेश कैपिटल 1 लाख करोड़ का है, वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पर ये एनकैशमेंट के लिए यूज़ की जा रही है, ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ की जा रही। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में भी है सर, सो जो IPOs वगैरह आते होंगे तो आपके पास तो ज़रूर आते होंगे, राइट? So how do you read this IPO market? क्योंकि IPO market में I think 1.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू गार्नर हुआ, मोबिलाइज हुआ है इस पूरे वर्ष में अभी तक, और अभी इतने बड़े बड़े IPOs जो है वो पाइपलाइन में भी है। सो IPO मार्केट को आप कैसे देखते हैं? जो ये जो यूफोरिया है, दिस विल लास्ट इनटू 2026 ऑल्सो, या फिर कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि आप नहीं, ठंडा पड़ना है। एक छोटी सी शॉप कैन उसने एक IPO लाया मुझे SME का 20 करोड़ का, तो देखा कि वो एक छोटी सी शॉप है। नहीं, इनफैक्ट आपने बहुत ही रेलेवेंट, और मैं चाहूँगा इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को जाने। ऐसा नहीं है कि IPO गलत है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के लिए कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके लिए बिल्कुल ठीक वो एप्लीकेशन भी कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ा भी रहे हैं, बट परसेंटेज क्या है ऐसे लोगों की और जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा गैप है। मैं किसी को भी पर्सनली नहीं उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता, बट मैं अपने लिए कहता हूँ कि आई चोज नॉट टू डू मैनी IPOs, एंड बहुत मिनिमल बेसिस के ऊपर मैं IPO सपोर्ट पे काम करता हूँ। क्वालिटी IPOs। मैं
कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उनके डिलीजेंस करके कि ये इस चीज़ को इस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। जो IPOs आए हैं, कुछ प्रमोटर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे आर परसेंटेज सब क्या है उनकी, आपने कहा कि बहुत नेग्लिजिबल। 100 में से व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स आर? देखिए, मैं जिनको Quality. जानता हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ, बट सेफली 20-25% प्रमोटर्स जनरली बिजनेसेस को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है इस और जो वक्त। रेस्ट ऑफ द 75%? मैं कंप्लीट मैं किसी का नाम नहीं पूछ नहीं रही नहीं, आपसे, generally. मैं इंडिविजुअली परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं जानता, बट कई मैं देख के बता सकता हूँ कि ये फेक IPOs है, ये स्ट्रक्चर्ड IPOs है, ये पेंटेड या नेगेटिव IPOs है। डाटा ही नहीं है, जब जिस चीज़ का बिजनेस मॉडल ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, और मर्चेंट बैंकर और रेगुलेटर उन चीज़ को कर रहे हैं। आज जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, पहले तो इक्विटी मार्केट में जल्दी से आता नहीं है, और जब आता है तो आप उसको गलत चीज़ दे देते हो, तो आप अल्टीमेटली कंट्री में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाइल्यूट कर रहे हो, सबड्यू कर रहे हो। वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। और हर 5-7 साल में एक बार ये साइकिल आ जाता है, इन्वेस्टर फिर आएगा, फिर उसके बाद वो पैसा भूल जाता है। अब एक और नया तरीका हो गया, ऑल्टरनेट फंड्स या SIPs या इनके नाम के थ्रू, क्योंकि मैं मे बी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी OFS में म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट करेगा और मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, तो म्यूचुअल फंड एक कंडुइट बन जाता है। इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेटिंग। इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेट। पर म्यूचुअल फंड्स का ध्यान तो रखते होंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, बट उतना नहीं हो सकता ना जब सारे FIs सेल कर रहे हो और सारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहा है। आप इसका कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। व्हाट जस्टिफाइज दिस? एंड मार्केट को मैं ऑल टाइम हाई के एवरेज P मल्टीपल से ज़्यादा P मल्टीपल पे रख रहा हूँ। ऐसे क्या स्टोरी है अभी जिसमें मैं किस बेसिस के ऊपर ये P मल्टीपल देना चाहता हूँ? होल ऑफ द वर्ल्ड इज एट वॉर। कोई इकोनॉमी अपनी हेल्थ में नहीं है, फ्रॉम US टू यूरोप टू जापान टू Saudi to China to Australia, everywhere there is crisis. What is a reason to be so euphoric? What is it? There is nothing. It is just a narrative. I have to download my stock. तो मैं बाजार को ऊपर रखता हूँ जिससे कोई एक्साइटेड रहेगा, कोई खरीदने के लिए तैयार रहेगा और उसको मैं अपना सामान दे सकूंगा। That's the unfortunate. तो इसका मतलब है कि जो FIIs पैसा निकाल के पिछले 1 साल में गए हैं, they have been intelligent enough to move out of the They have market? not been intelligent enough. They have markets. their concerns in their own markets. Now, very simply, in US, they don't have that debt, and for the rise of interest rate, which has happened over there, from 1.25% or 1.5%, if it goes to 5-6% in terms of practical borrowing which the corporates are able to have. Now, that is too high a revision for anybody to sustain. Even it's difficult for Fed to sustain that. Now we are sitting at December, and on 31st December they will have an interest payout. Last year they were paying at 1.25%. This year they have done borrowing of shorter duration at 5%, 4%. It is not going to be easy. They'll have to run some fancy creative, whether it is a metal or the crypto or the ABC, on basis of which they are able to generate liquidity. They'll sell stock in some markets like the FIs are selling in Indian markets. Now, FIs have their stocks which they have given it to so-called alternate asset industry, or the private equity fund or credit funds have emerged as a new vehicle. Now, I'll sell my treasuries to them and then they will give me my money. पैसा घुमा ही रहे हैं। पैसा घुमा रहे हैं, कुल मिला के वो उसको जितना भी टेक्निकल ले जाऊंगा, पैसा घुमा रहे हैं, पैसा है नहीं और पैसा खर्च कर चुके हैं, और ना ही उसका अंडरलाइंग है, ना ही कोई फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड है, नहीं कोई है। हाँ, डॉलर फिर भी महंगा होता है। ग्लोबली डॉलर इंडेक्स 110 से 98 आ गया, बट इंडियन रुपये वीक हो रहा है। अब ये नैरेटिव क्यों? तो सब कुछ इतना घुमा फिरा रखा है जिसका कोई रीज़न नहीं है और किसी भी फॉर्मेट पे वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एनवायरनमेंट किसी भी तरह से इक्विटी मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। पर फिर भी हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इन्वेस्टर को। मेरा एजेंडा 26 के लिए प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, मे बी विद ए डिसेंट रिटर्न। अगर मैं 8-10% और प्रेफरेबली 12% कमा सकता हूँ तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल विद लिक्विडिटी। बट
उसके अगर इसी की कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करते तो एफडीज विल बी बेटर देन इन्वेस्टिंग इन एफडी में टैक्स लगेगा। मैं म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड है ना मेरे पास, अच्छा म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स में काम कर सकता हूँ। वो कोई ज़्यादा उसको अदर देन कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशन सेगमेंट को यूज़ नहीं करता, बिकॉज म्यूचुअल फंड का मतलब नॉर्मल है इक्विटी। इक्विटी और वो भी मैं डेट वो कर रहा हूँ मैं डेट का म्यूचुअल फंड वो कर रहा हूँ, तो ज़्यादा काम किया मैंने उसमें और मैं उसकी वैल्यू समझ। आज मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मार्केट मान लीजिए नॉर्मल कोर्स में 100 यूनिट्स में प्राइस होना चाहिए था, आज के डेट में सब जानते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स भी एक्नॉलेज करते हैं। आज वो 100 का 150 है। मैं फिर भी इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि 150 से शायद ही 160 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। मैं अगर थोड़ा पेशेंस रखूँ और मैं अपने पैसे को डेट में रखूँ विद लिक्विडिटी इन हैंड, तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस है आज नहीं तो कल ये वापस एक बार तो 100 आ ही जाएगा, एंड तब मैं उस वक्त इन्वेस्ट कर दूंगा। आई एम नॉट लूजिंग कैपिटल, आई हैव प्रोटेक्टेड माई कैपिटल एंड आई एम एबल टू, एंड मैं तब तक डेट फंड में विद लिक्विडिटी विद टैक्स एफिशिएंसी रख सकता हूँ उस पैसे को। मेरा ये व्यू है कि इन्वेस्टर्स को ऑल द टाइम इज नॉट ए गुड टाइम टू बाय। You have to have opportunities and take a stance that this time safety is more important than taking high risk. The world is at a war. Better be cautious. I remember मैं आपकी रिपोर्ट्स भी देख रही थी जनवरी 2025 में you had predicted rather कि आप मार्केट में उतना markets are not going to do well, और जून में आपकी रिपोर्ट थी सिल्वर पे जहाँ आपने कहा था बाय सिल्वर, और सिल्वर जो है वो $78 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में इस समय है। गोल्ड $4,500 के आसपास है, जहाँ आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अब आपका सिल्वर पे क्या व्यू है नाउ दैट वी हैव क्लाइम्ड फ्रॉम आई थिंक सब 30s to $78? अब क्या करना चाहिए सिल्वर? अभी तो मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए तो सिल्वर में अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, बिकॉज ये अगेन डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन दैट टू सब्सटेंशियली ट्रिगर्ड बाय चाइना डिमांड। China newspaper on pamphlets I don't trust as it is. Nobody trusts. So I will straight away say जिस इन्वेस्टर है उसके लिए उसने इन्वेस्ट किया है, रिटर्न बने हैं, बहुत अच्छी बात है, बुक योर रिटर्न्स, और एटलीस्ट बुक ए पार्ट ऑफ योर रिटर्न्स मीनिंगफुली इफ यू स्टिल वांट टू कैरी दैट। Will silver be a metal of requirement? Yes, but will this be the value? Perhaps the scientists will discover other alternate metals also. मेरे को ये लगता है कि कुछ प्रॉफिट तो अभी बुक करना चाहिए इस लेवल पे। एज फार एज द अदर पीसेज आर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ हाउ गोल्ड विल मूव और हाउ द नेक्स्ट ईयर विल मूव, आई फील दैट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेस्ड टू फास्ट एंड टू हाई। Somewhat conservative treasure with a positioning where we'll be again able to pick that up, because that correction will give you opportunities to again enter at a $50-60 on the silver, and that could be a much better opportunity than rather expecting it from 75 to 80. सर इंडियन इकोनॉमी पे आपका क्या नज़रिया है? ग्रोथ ऑफ 8.2% इन Q2 एंड वी एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 7.4% फॉर FY26. On the ground situation is the same? The division is very high. Okay. The haves and the have-nots are substantially divided. My biggest concern on India ever since I started understanding the economics is that if have-nots desire to have, if you can't earn it, you snatch it. Kind of attitude will be the biggest and best. I don't never want to talk about that because I'm really scared, and I feel that there is a time where we include everyone and try to build up a growth. On this size of population, that will be the best format to build up a growth story. India has potential. Fortunately, the macros are very strong. Never seen such kind of lovely macros where there's everything in right place. The focus on infrastructure spend will build up long-term India growth story also. The energy in itself, perhaps India could be again a leader in doing something innovative, and the renewable energy will be really meaningful. If it doesn't cost me that high and I substitute my import cost, then again that is another sort of a blessing only is what I'll say, advantage, strategic advantage. With all these things, India's story is good. But India's story at what level, at what price, and in how much period are the key questions. अभी आपने बोला कि 2025 की आपने मैं रिपोर्ट बोली, मैं अभी भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उस रिपोर्ट को।
But what has happened is that the world has been playing a slow motion movie. My perception was that the debt is so high, so next quarter they'll not be able to pay it up. But now they have been able to keep rolling it over for and procrastinating things for so long, which I never expected that. And I believe that they could do it, but now they are at the almost close to the wall. And now they have very limited options to take it because whole of the world is losing faith. In this case, India will find its identity and India will have its recognition. Non-alignment has been a very good stance. It has always been there. And with all the pressures, how they are able to secure themselves from the negative thoughts and the negative energies is critical. My concern is that if there is something domestically also, which could be there, I don't rule that out. It is just that how we are able to sail through that phase smoothly. The moment we are able to do that, we are in for a high long-term journey. So I believe that the story will sustain. It is just that the immediate moment of this year, 26, might not be the best year for seeing the growth. There will be a long-term pain kind of a story, or sustainable pain, I'll say, not long-term really. And then after that, we should be able to see evolving new India where we can drive the global growth also. That will be an ideal journey, and contributing anything in that meaningfully really makes anybody proud and happy about. What is the आपको तो बहुत बाहर वाले लोगों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी मिलते होंगे, उनका आपको फीडबैक भी मिलता होगा. व्हाट उनकी सोच क्या है इंडिया के बारे में इस समय? They take India seriously. They are confident about how Indians work because half the guys are Indian over there. And they know that how sincerely they deliver. And they feel that India can deliver. Yes, they have concerns related to a couple of aspects, perhaps related to government, administration at stages, because it is not about the whole country, but it is about the specific department or individual where they have to face things. Now at times, challenges like environment or other things also scale up big. International investors carry a positive perception about India, but then they want to be gradual. Their earlier few experiences have not been smooth, and they have faced sudden turnarounds. They want to be very cautious in terms of how strongly they can commit. Simultaneously, the current equation is that their own countries are facing their concerns, and they feel that their opportunities might be there. So that will be a last round. Also, a new narrative which I see will be happening in this year will be Indian nationals and NRIs. The kind of challenges they are facing in their economies, like the H-1B visa holders, etc. So now they will like to keep some money back in India, and that reverse flow of money, capital to India, should start in next few quarters. But majority of them are losing jobs. But they still have their savings and money, and they have to get that money over here. They need to keep it protected. They'll find opportunity over here anyway. They'll be able to build up something, and the purchasing power parity gap is so high that 100 earned over there is equivalent to 25 earned over here. So why do I bother? And that much I'll be able to earn if I'm delivering. So I don't see that. But जब भी NRIs का पैसा हमारे देश में आता है तो majority of the money goes into property, जहाँ तक मुझे आइडिया है. अभी भी ऐसा ही सिस्टम है या फिर आपको लगता है कि उनका इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए, और अगर उसके लिए सही कॉन्फिडेंस से बनाया जा सकता है, प्लस सिक्योरिटी के साथ से मोनेटाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल इंफ्रा, वैल्यूएशन बेस के को छोड़ के अगर हम कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वेयर आई कैन सी कि मेरे पास एक रेगुलर रिकरिंग कैश फ्लो है जो मेरे रिटर्न को मेंटेन कर रहा है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी. पर एनआरआईज के लिए अभी भी बहुत टफ है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना. नहीं, ऐसा नहीं है. लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. नहीं, अब गिफ्ट सिटी के थ्रू भी रूट्स आ गए, डोमेस्टिकली भी रूट्स आ गए, एंड द गवर्नमेंट इज कॉशियस दैट दे कैन ब्रिंग दैट मनी. संदीप सर, आपने अभी इंडियन इकोनॉमी की बात की, दैट यू आर क्वाइट बुलिश ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. यस, फॉर द लॉन्ग टर्म. बट अगर हम अभी बात करते हैं एमएसएमईज की, यू नो, जब हम टारगेट करते हैं कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2030 तक हो जाएंगे, फिर डेवलप्ड नेशन बनेंगे 2050 तक, जब तक हमारी एमएसएमईज और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमारे मुश्किल है ही है. सो एमएसएमईज को लेके इस समय दिक्कत तो है, समहाउ इट इज़ बीइंग कवर्ड, बट दिक्कत तो है, अभी भी फाइनेंशियल क्रंच वहाँ पे है.
और सरकार ने बहुत कदम उठाए, पोस्ट कोविड क्राइसिस भी बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन अभी भी एमएसएमईज को जिस फ्लो में, जिस मोमेंटम के साथ काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे. सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द एमएसएमई सेगमेंट? और अब ये माना जा रहा है, जो लेटेस्ट नैरेटिव आया है, आप किसी भी बैंक की कमेंट्री को सुनिएगा, वो बोलते हैं कि एमएसएमई सेगमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने को मिल रहा है. क्या ये स्ट्रेस बहुत बड़ा हो सकता है? आप इस स्ट्रेस को कैसे देखते हैं? ये एमएसएमई कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत क्रिटिकल है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, जो उसके अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो इंडस्ट्रीज एलोकेट होंगी, असाइन होंगी, वो सर्टनली क्रिटिकल है. एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो इसके अलावा दूसरा रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा. मतलब ये तो क्रिटिकल पार्ट रहेगा ही रहेगा इस चीज़ के लिए. करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एमएसएमईज में सेलेक्ट सेगमेंट्स के अंदर, बिकॉज लार्जर इंडस्ट्रीज अपने वेरिएशंस को, चैलेंजेस को अफोर्ड कर सकते हैं, और उनके पास इतना क्वेश्चन रहता है जहाँ पे वो अफोर्ड कर सके. एमएसएमईज थोड़े से एम्बिशियस रहते हैं और टाइट पॉकेटेड रहते हैं, इसलिए वो उतने क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, उतने वो चीज़ें, वेरिएशंस को नहीं अफोर्ड कर पाते, एब्जॉर्ब कर पाते हैं. अगर मार्केट में, जो कि शायद मेरे हिसाब से 26 में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए, और जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो, नॉट फॉर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस बट फॉर अदर रीजंस, तो वी विल हैव मोर challenges in MSMEs, and it is better to be slightly conservative and build up your cushions in advance. कई इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पे, जैसे रिन्यूएबल में काम कर रहे हैं, या जहाँ पे अभी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और जिनमें कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल ओल्ड इंडस्ट्रीज़ में चैलेंजेस हैं. साइमल्टेनियसली जिस तरह के मेटल्स में प्राइस मूवमेंट हुई है, वो इस चैलेंजेस को कंपाउंड कर देगी. तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी तो एमएसएमईज को कुछ कंसोलिडेटेड फॉर्मेट के ऊपर और कंजर्वेटिव फॉर्मेट के ऊपर ही वर्किंग करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए. तो इस बार अगर हम बजट की बात करें सर, तो बहुत ही कम टाइम बचा है बजट को भी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस बार क्या है बजट से? जो सिंप्लीफिकेशन की है, जो यूनिफॉर्मिटी लाई है, उसको कंटिन्यू करना, बहुत फ्रीक्वेंटली बजट को ट्वीक नहीं करना, और मैक्रो बेसिस के ऊपर बजट को लीवरेज भी ज़्यादा नहीं करना. रिक्वायरमेंट्स बहुत रहेंगी ग्लोबल चैलेंजेस के साथ और ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ, बट इनको किस तरह से डिसिप्लिन में रख के, जैसे एक घर का बजट बनाते हैं, फाइनेंशियली ना ज़्यादा बोरिंग करनी है, ना ज़्यादा लेंडिंग करनी है, उस तरह से इकोनॉमी को कैरी किया जा सके, स्मूथली सेल कर सके इस एनवायरनमेंट से, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस और टारगेट रहेगा. एफआईएस की वापसी कब तक होगी? एफआईएस कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगा मेरे को कि इंडियन पैसा बाहर से घूम के आ रहा. एंड इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मेजर पैसा इंडिया में कब इन्वेस्ट करेंगे? जब उनकी इकोनॉमीज में वो सरप्लस जनरेट कर सकेंगे इन्वेस्टेबल, या उनके जो कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे सरप्लसेस अवेलेबल है, जैसे पेंशन फंड्स में है या कहीं और है, जहाँ पे वो अपने इकोनॉमीज में रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो इंडिया जैसे इकोनॉमीज में रिटर्न जनरेट करने के लिए करेंगे. पैसा आएगा, एफआईएस का पैसा आएगा, बट किस वॉल्यूम में और किस सेगमेंट के लिए आता है वो डिफरेंशिएट है. क्या वो रिस्क सेगमेंट के अंदर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, परहैप्स मिनिमल करना चाहेंगे, ग्रोथ सेगमेंट में, रिन्यूएबल सेगमेंट में, हाई ग्रोथ मोनेटाइजेशन सेगमेंट के लिए वो फंड रेज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. और एक्विटीज़? एक्विटीज़ आएगा, पैसा आएगा एक्विटीज़ के लिए, इंडस्ट्री सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता हुआ. स्टेबल इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो ऑलरेडी जिनके कैश फ्लोज दिखते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आएगा. अभी उनका मोनेटाइजेशन खुद के क्राइसिस को या खुद के रिक्वायरमेंट्स को पूरा अडेयर कर ले, उसके बाद उसका एक्सपेक्ट करता है. 26 थोड़ा डिफ़िकल्ट ईयर लगता है मेरे को, मैं भी अगले 2 साल भी, उसके बाद से उनका इन्वेस्टमेंट चालू होना चाहिए अगर वो इकोनॉमीज़ को सेल्स कर पाते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बियरिश हूँ ग्लोबल इकोनॉमीज़ के बारे में, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुश्किल ही है. आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे फॉर 2026? हाउ शुड दे स्ट्रेटेजाइज फॉर 2026? अगर उनके पास सरप्लस है तो कहाँ निवेश करना चाहिए, और कैसे वो 2026 के, जैसे आप कह रहे हैं इट हैज़ टू बी अ डिफ़िकल्ट ईयर, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे में व्हाट इज़ द पॉलिसी दैट दे शुड गो अहेड विद? वैल्यूएशन से, नई स्टोरीज से, नैरेटिव से बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए. वैल्यूएशन अपने आप में एक इतना फैंसी वर्ड बन गया है. मेरा बिलीफ है और कॉन्फिडेंस है, और जो भी ट्रेडिशनल
ये जुड़े हुए मार्केट से वो इस चीज़ को समझेंगे कि कैश फ्लोज ड्राइव करता है बिजनेस को। वैल्यूएशन परसेप्शन है, कैश फ्लो रियलिटी है। मैं रियलिटीज़ के साथ चलना चाहूँगा। जो बिजनेस पैसा कमा पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम कम्फर्टेबल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल वैल्यूएशन नहीं करूँगा, बट प्रोपोर्शनेटली करूँगा। अगले 5 साल के प्रोजेक्शंस बना के उनके लिए आज अपफ्रंट पैसा देना और उनके लिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में काम करना मेरे को नहीं कन्विंस करता है। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव की तरफ ही मैं इंक्लाइंड होऊंगा, उसमें भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड मे बी म्यूचुअल फंड एज ए रूट बेटर स्टोरी लगेगी मेरे को, रादर देन डायरेक्टली एब्रप्टली डायरेक्ट इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लिया हुआ। और म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स में मैं बैलेंस्ड और मे बी फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ में स्लाइटली लार्जर डेट कंपोनेंट या कंजर्वेटिव कंपोनेंट जिसमें अगेन कैश फ्लो बेस्ड हो। डिविडेंड यील्ड फंड जो कि मेरे को मालूम है इतना एक रिकरिंग डिविडेंड दे रहे हैं, ये इतना कैश फ्लो दे रहे हैं, कंपनीज प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा हाई पी मल्टीपल पे नहीं है, वो मेरे को ज़्यादा कंजर्वेटिव लगता है, ठीक लगता है। हाई यील्ड मतलब एवरेज अच्छी परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज आपको 40-50 के पी मल्टीपल पे मिलती है। 40-50 के पी मल्टीपल को आप मैथमेटिकली समझिए आप क्या कर रहे हैं। आज का प्रॉफिट आप अगले 50 साल तक कमाते रहेंगे तो आप उसका भाव आज दे रहे हैं, मैं तो नहीं दूंगा। आप उसके इतने ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं है, इंडस्ट्री सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं है, बस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए तो नहीं है। मैं आज जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा अगले 5-10 साल में तो मेरा पूरा हो जाना चाहिए। मैं उसको 50 साल की बात करता हूँ, ग्रोथ देने के बाद भी मैं 10 साल में नहीं रिसीव कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक मार्केट सेंटिमेंट है जो ड्राइव कर रहा है अभी विदाउट FI होने। इन्वेस्टर आउट सेलिंग हिज पोर्टफोलियो, प्रमोटर डूइंग ऑफर फॉर सेल, सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन और म्यूचुअल फंड SIP के स्ट्रेंथ पे कितना कन्विंस करेगा आपको अगर मैं ये सब चीज़ें बेयरली आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ दिखाऊं। तो बेटर रहेगा, थोड़ा कॉशन रखेंगे ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं SIPs को कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू करना चाहूँगा, कुछ मोमेंटम को मेंटेन करना चाहूँगा, कुछ चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ चलना चाहूँगा। अगले 1-2 साल के अंदर ये सब सेल थ्रू हो जाएंगे और हो सकता है ये प्राइसेस मेरे लिए अट्रैक्टिव हो। डिसिप्लिन विल बी द ड्राइवर, नॉट द क्विक मनी मेकिंग नेक्स्ट स्टोरी। वन बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो आपको लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर ईदर इकोनॉमी और मार्केट्स, एवरीथिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स? 10. Yes, so One is not enough. I'll have to filter out. okay, then filter around top 3. Dollar itself will be a concern. We are in for a global currency reset. Reserve currency, because all the economies after the petrodollar theme fanned out. Before that, the petrodollar in itself was not a sufficient story, but I'll not take you 50 years back. I'll talk today. And now, today also, petrodollar is not relevant. And now we are talking that we will come with a stable coin and with an underlying currency. Stable coin will have a US treasury bill and below it. Now, what is the value of a US treasury if there is no underlying to it? Nothing. So, if you have a nothing for a nothing to issue to a level which you don't know, then what are we talking about? Then there is, everything is vague and that currency has to reset. Now, is it happening in 2 years' time or 10 years' time? I don't know, but should not be very long is my perception. With that background, I think there is a fair level of risk, and with Indian exports, especially service-related exports dependent on that, they could have their impact over there. So it's better to be away from the IT sector. I won't say that. I will say that there are a lot of development ITs which are happening. There are domestic related ITs which are happening. Industries are contributing over there. They'll be able to find value in doing it for multiple economies. They should be able to do that. So there will be opportunity related to that. Secondly, there will be concern related to domestic environment, and especially with all the war mongerings happening around. On all the borders of India, there are concerns related to that. A domestic one will also not surprise me. Anything which is not pleasant and smooth and not turned into a violent environment, I think is critical for the industry to sustain. If it gets bad, then it is not pleasant at all.
currency default across, because I have a lot of counterparty risks. 2008-11 went. This time, who it could be? Some of the big American names would surprise me. I could be bold, but yes, I maintain it. And I am talking about the top 3, 4, 5 American names. Is it? So it will be bigger than lemon. Okay. That I can tell you today. I'll put my stakes on that. Uh-huh. That being the case, how do we want to play it out? There will be counterparty risk. There will be a State Bank of India who has counterparty issued a bank guarantee or the LC related to that. Or there will be. It's an interlinked world. Yes. It's an interlinked world. Exactly. So with that environment, we are carrying a risk of a significant magnitude. And irrespective of that, we are carrying the markets at a high PE multiple. The defense companies are going, so we are preparing for a war. But then why are the other companies PE writing? That doesn't justify. But are you okay with the kind of valuation that defense companies are trading at? Currently, yes. At time they had gone high. Post Now they have correction? corrected. Post correction, they are reasonably good. Because I expect a lot of innovation to happen, and maybe post this changes which have happened or post the correction, there will be multiple economies for Indian geopolitical standpoint who will be keen to buy their equipment from India rather than going to either side. With Israel not being there an aggressive vendor, with some other technology participants, for Europe contributing their technologies to India, India getting best of all the worlds and engaging its population also in meaningful employment. So India can be a hub for that. Now, is anyone buying a defense equipment from China? I doubt. I agree with you. No, Bangladesh. As long as they don't have to pay, it's fine. They can. संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. It was real fun speaking with you on various topics, not only financial markets. Thank you so much for your time. My pleasure. My pleasure. Wonderful speaking.